अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इमरान खान की जानिब से बरतानवी जरीदे इकॉनमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल की बाज़ गश्त अभी तक फ़िज़ाओं में मौजूद है और लगता यह है कि काफ़ी अरसे तक मौजूद रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये आर्टिकल बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पढ़ा गया है। देखिए, सिर्फ एक्स पर यानी ट्विटर पर 20 लाख अफराद इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इकॉनमिस्ट का अपना रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। 2007 के बाद ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला आर्टिकल है। उसके अलावा दुनिया भर के मीडिया में भी ये आर्टिकल ज़ेर बहस है, ख़ास तौर से अमेरिकन मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में और भारतीय मीडिया पर जो है इस पे गुफ्तगू हो रही है। इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में चूँकि ये लिखा था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराने में एक किरदार अदा किया है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अड्डे देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी, इसलिए अमेरिका उनसे नाराज़ था। लिहाजा अमेरिकी हुकूमत के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उन इल्ज़ामात की एक दफ़ा फिर तरदीद की है, उन्हें फिर तरदीद करनी पड़ी। उसी नुमाइंदे से ये सवाल भी किया गया कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे तो अमेरिका क्या करेगा। इस तरह से यूरोपियन मीडिया जो है उसने भी इस स्टोरी को पिक किया है, भारतीय मीडिया भी इस पे गुफ्तगू कर रहा है और जाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया पर इस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान में भी जाहिर है इस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है। इमरान साहब की मुखालिफ सियासी पार्टियों के हाथ तो बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी नज़र आती है, लेकिन उनके ज़र ख़रीद सहाफ़ी जो हैं वो ज़रूर इमरान साहब के इस आर्टिकल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बड़कें जो मारी हैं वो हमारे वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट मैं ज़रा सा आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या फरमाया है। वो फरमाते हैं, ये हैरान कुन और परेशान कुन है कि इस तरह के एक मुअज़्ज़ज़ मीडिया आउटलेट ने एक ऐसे फ़र्द के नाम से मज़मून शाया किया जो जेल में है और उसे सज़ा सुनाई गई है। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने कल की वीडियो में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुनाफ़क़त के हवाले से गुफ्तगू की थी कि 4 माह पहले ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और किस तरह ये हुकूमत में शीरो शकर हुए थे, लेकिन अब जब इंतखाब का मौसम आ गया तो किस तरह एक दूसरे पर ज़ाती हमले करने से भी बाज नहीं आते और इन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि 4 माह पहले हम क्या कह रहे थे और आज हम क्या कह रहे हैं। इसी तरह जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये फरमाते हैं कि इकॉनमिस्ट के बारे में उन्होंने जो पूरा ट्वीट किया कि जनाब कोई एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, सहाफ़ती इक़दार होती हैं, सहाफ़ती अखलाक़ियात होती हैं, उस पैमाने पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है, जिसे सज़ा हो चुकी है, जो मुक़दमात में मुलव्विस है, तो उसका आर्टिकल जो है वो कैसे पहुंचा और उन्होंने क्यों इसको शाया किया और वो इसके बारे में एक ख़त लिखेंगे इदारे को। देखिए, मैं बार बार इसलिए इसरार करता हूँ बाज़ चीज़ों पर, जैसे मैंने कल मुनाफ़क़त की बात की तो हर मुनाफिक के चेहरे से जो है वो नकाब उतर रहा है। इमरान खान की वजह से हर आदमी का नकाब जो है वो उतरता जा रहा है। आज वज़ीर इत्तलात, ये जो गैर आइनी, गैर कानूनी निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इनकी मुनाफ़क़त भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी इनका बुनियादी नुक्ता ये है कि एक शख्स कन्विक्टेड है, उसका आर्टिकल क्यों छप रहा है। बुनियादी तौर पे इमरान साहब अब कन्विक्टेड नहीं रहे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और उनकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है। एक छोटी अदालत से दी गई सज़ा को एक बड़ी अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। अब तो उनकी ज़मानत का मामला ज़ेर बहस है, वो सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लिहाजा वो अब कन्विक्टेड नहीं हैं। यही जवाब उन्हें ट्विटर वालों ने भी दिया है और यही बात इकॉनमिस्ट ने भी कही है कि वो कन्विक्टेड अब नहीं हैं। लेकिन कन्विक्टेड के बारे में
2019 में 1 जुलाई 2019 में मुर्तज़ा सोलंकी के क्या ख़यालात थे, ये मैं आपको बताता हूँ कि 2019 में इन साहब की मुनाफ़क़त अभी आपके सामने आश्कार करता हूँ। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, उन्हें अदालत से सज़ा हुई थी। सज़ा होते हुए भी वो इंग्लैंड चले गए थे। उस वक्त जब उनके इंटरव्यू का मामला ज़ेर बहस आया तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास चूँकि उस वक्त वजारत नहीं थी, उस वक्त ये अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलवाना पसंद करते थे। तो ये 1 जुलाई 2019 का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि 2019 में इनके ख़यालात क्या थे और आज के ख़यालात क्या हैं। ये फरमाते हैं, अ कन्विक्टेड पर्सन डज नॉट लॉस ऑल फंडामेंटल राइट्स। वो कहते हैं कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो अपने तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इफ़ अ पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड बाय इंटरव्यूइंग कन्विक्ट, अगर अवामी मफाद में किसी कन्विक्टेड आदमी का इंटरव्यू लिया जाए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सो, यानी इसके करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है जनाब। इन अ कंट्री लाइक आर्स, हमारे जैसे मुल्क में, वेयर अ प्राइम मिनिस्टर इज़ रॉन्गली किल्ड थ्रू अ जुडिशल मर्डर, वो कहते हैं कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक वज़ीर आज़म को अदालती कत्ल कर दिया जाता है, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल कर दिया जाए, इवन कन्विक्शन बिकम्स मीनिंगलेस। वो कहते हैं जनाब जो सज़ा है वो भी तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। यहाँ तो अदालती कत्ल हो जाते हैं वज़ीर आज़म के, हमारे जैसे मुल्क में तो कन्विक्शन क्या चीज़ है, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये है मुनाफ़क़त। 2019 में इनका ये ख़याल था, और अब एक ऐसा शख्स जिसकी सज़ा मुअत्तल हो गई है उसका आर्टिकल क्यों छपा है, तो ये इकोनमिस्ट को लेटर लिखेंगे, इनको जवाब मिल जाएगा। इनकी मुनाफ़क़त भी आया हो गई है और इनको टका सा वहाँ से जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, जब मैंने ये देखा कि मुर्तज़ा साहब इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जेलों से किताबें लिखी हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी शायरी की किताब छपवाई थी। दस्ते सबा उनका पहला मजमूआ कलाम था। जब वो शाया हुआ तो उसका तहलका मच गया और फैज़ साहब तो जेल में थे। उसके अलावा सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वो ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जेल से किताब लिखी थी, अगर मुझे कत्ल किया गया। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। 1979 में भुट्टो साहब की डेथ हुई, तकरीबन 45 साल होने को आए हैं। ये 45 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त के हालात देखिए, मुल्क में किन लोगों की हुकूमत थी। ज़ियाउल हक़ की आमरीत निस्फ़ नहार पे थी और भुट्टो साहब जेल में थे। उस वक्त भी उन्होंने वहाँ से किताब लिख दी थी। और भुट्टो साहब, मुझे पीपल्स पार्टी से, आज की पीपल्स पार्टी से बहुत इख्तलाफ है, मैं हमेशा उन पर तनकीद करता हूँ, लेकिन भुट्टो साहब में बड़ी खूबियाँ थी। उनकी सियासत से बहुत लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन उनके दीवाने भी बहुत हैं। मेरी बहुत सोची समझी राय है कि अगर हम तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को छोड़ दें, यानी कायद आज़म को छोड़ दें या उनके रफ़क़ा को अगर हम छोड़ दें, तो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली सियासी शख्सियत थे जिन्हें अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल हुई, जिन्हें लोगों ने अपने दिल से अपना लीडर माना। उनके दीवाने आज भी मौजूद हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो आज खुद मुर्तज़ा सोलंकी साहब उसे जुडिशल मर्डर करार दे रहे हैं। 45 साल के बाद आज हमारे सामने इमरान खान जैसा एक लीडर मौजूद है, जिसे बिला शक व शुबा 45 साल के बाद इमरान खान दूसरा लीडर है भुट्टो के बाद, जिसे लोगों ने अपने दिल से अपना कायद, अपना लीडर, अपना मुर्शिद माना है, जिसे अवाम का हमदर्द गर्दाना है।
یہ پہلا شخص ہے 45 سال کے بعد۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اور ان کی منافقت کو دیکھا تو پھر میں ان کی کتاب دیکھنے لگا، بھٹو صاحب کی کتاب۔ اس میں کرپشن کے حوالے سے مجھے ایک چیز ملی۔ ضیاء الحق کی حکومت نے بڑی کوشش کی کہ بھٹو صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے جا سکیں، باہر بھی ٹیمیں بھجوائیں، لیکن کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی مقدمہ بھٹو صاحب پہ نہیں مل سکا، کوئی کیس نہیں مل سکا۔ لیکن پھر بھی 2-4 جھوٹے سچے انہوں نے مقدمے بنانے کی کوشش کی۔ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی بھی وضاحت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، تو پی این اے کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور احمد تھے، جو جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے بعد میں۔ پروفیسر صاحب کا تعلق کراچی سے تھا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سن 2003 میں پروفیسر غفور احمد صاحب کا انٹرویو کیا تھا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے لیے۔ پروفیسر غفور احمد کا روزنامہ جنگ کو دیا ہوا یہ انٹرویو ریکارڈ پر ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب اقربا پرور یا کرپٹ ہرگز نہیں تھے۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے ان کا انٹرویو روزنامہ جنگ میں۔ لیکن اس کو بھی اسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح آج عمران خان کو کیا جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ تاریخی اقتباس 2-4 منٹ کا بھٹو صاحب کی کتاب کا وہ سنا دوں، تو آپ کے ذہن میں وہ نقشہ سب آ جائے گا جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ سب چیزیں آپ کو ایسا لگے گا کہ وہی سب کچھ ہوا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بھٹو صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر مجھے قتل کیا گیا، 30 ملین روپے ایک پر اسرار غیر ملکی سربراہ حکومت سے لینے کا فرضی الزام ان پیشکشوں کے مقابلے میں بہت معمولی حیثیت رکھتا ہے جو میں نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اکتوبر 1963 اور دسمبر 1965 میں حقارت سے ٹھکرا دی تھی۔ میں پی این اے کا کوئی سیاستدان نہ تھا کہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پر سودا کر لیتا۔ دیکھیے بھٹو صاحب لکھ رہے ہیں مخالفین کے بارے میں کہ میں پی این اے کا کوئی سیاستدان نہ تھا کہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پر سودا کر لیتا۔ میں اور میری بیوی 1968 کے موسم گرما میں پیرس میں تھے۔ ہمیں ایک ضیافت میں مدعو کیا گیا۔ اس ضیافت میں ایک بے انتہا دولت مند پڑوسی ملک کی شہزادی بھی مدعو تھی۔ ضیافت شروع ہونے سے پہلے اس نے مجھے اپنی رہائش گاہ پر ملنے کے لیے کہا۔ ہم اس کی شاندار رہائش گاہ پر گئے اور پاکستان اور اپنے علاقے کی سیاست پر بے تکلفانہ گفتگو کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم ضیافت میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یہ موضوع کار میں بھی چلتا رہا۔ شہزادی نے ایک ہیرے والا پینڈنٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ہیرا چٹان کی طرح تھا۔ جب کھانا ختم ہو گیا، ہم کافی پینے کے لیے دوسرے کمرے میں گئے۔ میری بیوی اور میں ایک کونے میں شہزادی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی 2 مصاحب خواتین تھیں۔ شہزادی نے اس موضوع پر بات جاری رکھی۔ یہ بہت زندہ اور دلچسپ گفتگو بن گئی۔ اس کے خاتمے پر شہزادی کچھ سوچ بچار کرنے لگی۔ وہ اپنے پینڈنٹ کے ساتھ کھیلتی ہوئی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اچانک اس نے کہا، ذوالفقار، اگر تم پاکستان کے صدر بن گئے تو میں یہ ہار تمہیں دے دوں گی۔ ہم خوش دلی سے ہنسنے لگے اور بات ختم ہو گئی۔ کئی سال بعد جب پاکستان کے صدر کی حیثیت سے شہزادی کے عظیم ملک میں گیا تو اس نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب ہم تمہیدی رسوم کے بعد ٹھیک سے بیٹھ گئے تو شہزادی نے ایک بند پیکٹ پیش کیا اور کہا کہ میں اسے کھولوں۔ جب میں نے پیکٹ کھولا تو اس میں سے وہی ہیروں والا ہار نکلا۔ شہزادی نے کہا، ہم اپنے وعدے نہیں توڑتے۔ بڑے جتن اور دلائل کے بعد شہزادی نے میری دشواری کو سمجھ لیا۔ میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا قیمتی ہار واپس لے لیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی خواہش اور خیال میرے لیے اس تحفے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، 1970 کے انتخابات کے دوران میں فلیٹیز ہوٹل لاہور میں مقیم تھا۔ جب ایک غیر ملکی مجھے ملنے آیا
तारुफ और रस्मी तकल्लुफ़ात के बाद इस शरीफ आदमी ने मुझे बताया कि उसके सदर ने इंतखाबात में मेरी माली मदद की पेशकश की है। मेरा रद्द-ए-अमल क्या था? इस पेशकश के ठीक 4 दिन बाद लाहौर के कुछ वकीलों ने इंटरनेशनल होटल में मुझे इस्तकबालिया दिया। यहाँ मैंने मशरिक़ वुस्ता के तस्फ़िये के लिए एक रॉजर्स प्लान कबूल करने पर उस सदर पर ज़बरदस्त हमले किए। मेरी इस तकरीर के 1 हफ़्ते के बाद उस मुल्क का सफ़ीर मुझे कराची में मेरी रिहाइशगाह पर मिलने के लिए आया। इसने मुझे बताया कि सदर ने मेरी तकरीर पढ़ ली है और कहा है कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। मैंने सफ़ीर से कहा कि वो मेरा पैगाम इंतहाई एहतराम से सदर तक पहुंचा दें कि उन्होंने मेरा दिल तोड़ा था। भुट्टो साहब ने माली पेशकश को अपना दिल तोड़ने से ताबीर किया। ऐसी अनगिनत मिसालें हैं, भुट्टो साहब कहते हैं, ऐसी अनगिनत मिसालें हैं। इनमें सबसे ताज़ा ये है कि अक्टूबर 1976 में मैं सऊदी अरब के इज़्ज़त-ए-माब शाह खालिद पाकिस्तान के दौरे पर आए। उन्होंने मुझे रोल्स रॉयस कार दी और इसरार किया ये ज़ाती तोहफ़ा है जो सिर्फ़ मेरी ज़ात के लिए है। बहरहाल इस कार को फ़ौरी तौर पर सरकारी इमलाक में रजिस्टर करवा दिया गया। मैंने शाह खालिद का इस फैयाज़ाना तोहफ़े पर दिली शुक्रिया अदा किया था। अगर गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद शाह इब्न सऊद की कैडिलक कार अपने लिए ले सकता था तो मैं भी ये रोल्स रॉयस कार अपने लिए रख सकता था। मैं कोई वली नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना गुनाहगार भी नहीं हूँ जितना ये फ़ौजी टोला मुझे बनाकर पेश कर रहा है। मैं ऐसे मामलात को सामने लाने में कोई मसरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये फ़ौजी हुकूमत अपना तवाज़ुन खो चुकी है। मैं अपने नाम के दिफा के लिए वाज़ा और बरमला थोड़ी सी मालूमात सामने लाने पर मजबूर कर दिया गया हूँ। इन तमाम बरसों में बड़े रश्क के साथ मैंने अपनी नेक नामी की हिफाजत की है। मुझ में कई खामियां हैं, मैं ख़ताओं का पुतला हूँ, लेकिन मेरी कोई भी खामी हो एक बदउन्वान और करप्ट आदमी नहीं हूँ। इस मुआंदाना अंदाज में किसी की बदनामी करना बहुत तकलीफ़ दह होता है। ये तो हवी से इंतकाम का एक सिलसिला है। मुझे अजियत देने वालों ने पाकिस्तान के नाम की तज़लील की है। 30 से 35 साल की खिदमात मेरे पस मंज़र में खड़ी हैं। ये वक्त ही ये बताएगा कि मेरा नाम बर्रे सग़ीर के मुजरिमों के साथ लिया जाएगा या उन हीरोज़ में जिनकी शोहरत दुनिया भर में फैलती है। मेरे नाम और मेरे वक़ार के मुहाफ़िज़ अवाम हैं और ये वक़ार तारीख़ के दिल में धड़कता रहेगा। देखिए, मुबश्शिर हसन साहब की एक किताब है, उसमें भी उन्होंने बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना के अपने कुछ तजर्बात का ज़िक्र किया। उसमें एक वाक़या ये भी वो लिखते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो को $100 स्टेट बैंक से लेने थे, तो वो भी वज़ारत ख़ज़ाना ने मजबूर इनकार कर दिया और भुट्टो साहब तक भी इतला पहुंची। तो बकौल डॉक्टर मुबश्शिर हसन के भुट्टो साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा और $100 जो थे मुर्तज़ा भुट्टो को नहीं मिले, जबकि वो अमेरिका में उस वक्त पढ़ते थे और छुट्टियों पे आए हुए थे। तो अब ये इक़्तिबास अगर आप सुनते हैं तो आप सोचें कि 45 साल पहले इस मुल्क में क्या हो रहा था और आज भी क्या हो रहा है। किस कमाश के लोग जो हैं इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, जो ख़ुद गैर कानूनी हैं, जो ख़ुद गैर आइनी हैं, जिनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कुछ और हैं और वो कुछ और कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि इमरान साहब का जो ये आर्टिकल है, इसने इमरान साहब के मुखालफिन में जो है वो गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी, क्योंकि उनका एक एक लफ्ज़ चाहे वो बोल दें चाहे वो लिख दें, वो करोड़ों आवाम तक पहुंच जाता है और उनकी मकबूलियत का सबब बन जाता है। इन हालात में देखिए, अब 8 तारीख को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। खैर से कल रात मैंने आपको इत्तला दी थी कि किस तरह सेनेटर्स ने जो है वो जमहूरी रिवायात की पामाली की है सेनेट में। अभी तक कहा तो यही जा रहा है कि कुछ लोगों की ये कोशिश है कि इलेक्शन ना हो सके, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि अब तक नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ ने खुलकर नहीं कहा कि इलेक्शन होने चाहिए।
ناظرین آج تک کے لیے اتنے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔